नमस्कार। आज हम 20 फरवरी 2026 की कुछ सुर्खियों को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि अक्सर हम इन घटनाओं को अलग अलग खांचों में रखकर देखते हैं, बिल्कुल। लेकिन जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो एक बड़ी कहानी सामने आती है। महत्वाकांक्षा की, सुधार की और कभी-कभी विरोधाभास की भी। तो इसी महत्वाकांक्षा से शुरू करते हैं। G4 देशों की बैठक, ये म्यूनिख में हुई। हाँ, G4 यानी भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील। और इन चारों का लक्ष्य तो वही है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मतलब UNSC में स्थायी सदस्यता। ये कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन इस बार इसमें क्या खास था? खास था इसका समय और कह सकते हैं इसकी तीव्रता। देखिए, UNSC का जो ढांचा है वो तो 1945 में बना था। हाँ, जब दुनिया आज से बहुत अलग थी। बिल्कुल। तो इन चारों देशों का तर्क है कि अब 21वीं सदी में उस पुराने ढांचे से काम नहीं चल सकता। म्यूनिख में हुई ये बैठक सिर्फ एक और मीटिंग नहीं थी। तो फिर क्या थी? ये इन देशों का एक तरह से शक्ति प्रदर्शन था। उनका संदेश साफ है कि अब वैश्विक फैसलों में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मतलब अब वो सिर्फ दरवाजा नहीं खटखटा रहे? नहीं, अब वो दरवाजे पर दबाव बना रहे हैं। और ये दबाव सिर्फ विदेशी जमीन पर नहीं, बल्कि भारत के अपने नक्शे पर भी साफ दिख रहा है। हजारों किलोमीटर दूर अंडमान और निकोबार के द्वीपों पर। आप गलातिया बे की बात कर रही हैं? जी, गलातिया बे में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। बिल्कुल, 90,000 करोड़ का ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ये भारत की रणनीतिक सोच का एक जीता जागता सबूत है। ये सिर्फ एक बंदरगाह तो नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है। नहीं, ये सिर्फ बंदरगाह नहीं है। यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनेगा, एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा और एक पूरी की पूरी टाउनशिप बसाई जाएगी। और इसकी लोकेशन वो इसे बहुत खास बनाती है। वही सबसे अहम बात है। ये मलक्का जलडमरू मध्य के मुहाने पर है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को जमीन पर उतारने जैसा है। लेकिन एक मिनट, ये जगह तो पर्यावरण के लिहाज से बहुत संवेदनशील है। वहाँ तो दुर्लभ प्रजातियां और आदिवासी समुदाय भी रहते हैं। क्या इतने बड़े प्रोजेक्ट को बनाते समय इस बात का ध्यान रखा गया है? क्योंकि राष्ट्रीय हरित अधिकरण मतलब NGT की मंजूरी तो मिल गई है, पर चिंताएं तो अपनी जगह हैं। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और यही इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा विरोधाभास है। NGT ने इसकी रणनीतिक महत्व को देखते हुए इसे हरी झंडी तो दे दी, लेकिन कई पर्यावरणविदों और स्थानीय समुदायों ने इस पर गंभीर चिंताएं जताई हैं। सरकार का कहना है कि विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखा जाएगा। पर ये संतुलन साधना ही तो सबसे बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, ये प्रोजेक्ट एक केस स्टडी है कि कैसे विकास और पारिस्थितिकी के बीच एक देश को मुश्किल चुनाव करने पड़ते हैं। और ऐसे मुश्किल चुनाव और इंजीनियरिंग के कमाल हमें देश के दूसरे कोनों में भी दिख रहे हैं, जैसे असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बन रही भारत की पहली अंडर वाटर रोड रेल सुरंग। हाँ, ये भी कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। छोटा तो बिल्कुल नहीं, लगभग 34 किलोमीटर लंबी सुरंग। 34 किलोमीटर? जी, ये सुरंग असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ेगी। इसका एक पहलू तो कनेक्टिविटी है, जिससे व्यापार और यात्रा आसान होगी। और दूसरा पहलू? दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू सामरिक है। चीन सीमा के पास सैनिकों और भारी उपकरणों की तेजी से आवाजाही के लिए ये सुरंग एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो मतलब अब इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ विकास के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की रणनीति का भी एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल, अब ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। और इसी रणनीति का एक और उदाहरण दशकों से रुका हुआ तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट है, जो अब फिर से शुरू हो रहा है। ये मामला क्या था? ये इतना अटका क्यों रहा? ये मामला सिंधु जल संधि के एक बहुत ही तकनीकी पहलू में फंसा था। ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर है, वुलर झील के मुहाने पर। और इसे 1987 में रोक दिया गया था। जी, पाकिस्तान की आपत्ति के बाद। संधि के मुताबिक भारत पश्चिमी नदियों मतलब झेलम, चिनाब, सिंधु पर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट तो बना सकता है, लेकिन पानी के बहाव को नियंत्रित करने वाला कोई ढांचा जैसे बैराज बनाने की मनाही है। अच्छा, और पाकिस्तान का तर्क था कि ये बैराज उनके पानी के बहाव को नियंत्रित कर सकता है। हाँ, खासकर सूखे मौसम में। इसीलिए ये प्रोजेक्ट लगभग 4 दशकों तक ठंडे बस्ते में रहा। अब 2025 में संधि के निलंबन के बाद इसे फिर से शुरू करना एक बहुत बड़ा कूटनीतिक और रणनीतिक कदम है। तो एक तरफ हम ये भविष्य के प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं जो भारत की ताकत और पहुंच को बढ़ाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ एक और कोशिश हो रही है
अतीत में हुई गलतियों को सुधारने की, उन लोगों को देखने की जिन्हें हम शायद भूल गए थे। बिल्कुल। और ये कहानी का दूसरा लेकिन उतना ही जरूरी हिस्सा है। अगर बड़े प्रोजेक्ट्स देश का हार्डवेयर है तो सामाजिक न्याय उसका सॉफ्टवेयर है। और इस सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं। बिल्कुल। जैसे असम की चाय जनजातियों को सरकारी नौकरियों में मिला आरक्षण। जी, असम सरकार ने इन समुदायों को क्लास 1 और 2 की सरकारी नौकरियों में 3% आरक्षण देने का फैसला किया है। ये तो ऐतिहासिक फैसला है। ऐतिहासिक है क्योंकि अब तक ये आरक्षण सिर्फ निचले स्तर के पदों मतलब क्लास 3 और 4 तक ही सीमित था। अब वो अधिकारी रैंक पर भी पहुंच पाएंगे। इन लोगों का इतिहास बहुत दर्दनाक रहा है। बहुत ज्यादा। इन्हें टी गार्डन लेबर कम्युनिटी या गिरमिटिया मजदूर भी कहते हैं, जिन्हें 1860 के दशक में ब्रिटिश छोटा नागपुर के पठार से जबरदस्ती असम के चाय बागानों में काम करने के लिए लाए थे। और ये समुदाय असम की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, करीब 17 से 20%। हाँ, इतना बड़ा हिस्सा होने के बावजूद फिर भी इन्हें अपनी पहचान के लिए इतना लंबा संघर्ष क्यों करना पड़ा? क्योंकि वे ना तो उस क्षेत्र के मूल निवासी थे और ना ही उन्हें कभी मुख्य धारा में शामिल होने का मौका मिला। वे दशकों से अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के दर्जे की मांग कर रहे हैं। तो ये आरक्षण उस दिशा में एक बड़ा कदम है। एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन ये सामाजिक और आर्थिक खाई को पाटने की एक लंबी लड़ाई की बस शुरुआत है। ये फैसला हमें याद दिलाता है कि आजादी के इतने सालों बाद भी औपनिवेशिक काल की विरासतें हमारे समाज में कितनी गहरी हैं। और औपनिवेशिक काल की एक और क्रूर विरासत से जुड़ा एक और बड़ा फैसला हुआ है, डीएनटीज की जनगणना का। डिनोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। जी, ये शायद आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरों में से एक है। इन समुदायों की कहानी सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1871 में अंग्रेजों ने एक आपराधिक जनजाति अधिनियम बनाया और इन घुमंतू समुदायों के माथे पर जन्मजात अपराधी होने का कलंक लगा दिया। बिल्कुल। उन्हें किसी एक जगह पर बसने और पुलिस की निगरानी में रहने पर मजबूर किया गया। आप सोचिए, ये किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा अपमान है। और आजादी के बाद 1952 में इस कानून को हटा दिया गया, लेकिन वो जो कलंक था वो तो फिर भी नहीं मिटा होगा। बिल्कुल नहीं। कानून हटाने के बाद ये डिनोटिफाइड या विमुक्त तो कहलाए, लेकिन समाज और सिस्टम की नजर में वे आज भी शक के दायरे में रहते हैं। और सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि 1931 के बाद से इनकी गिनती ही नहीं हुई। इनकी गिनती ही नहीं हुई। वे सरकारी आंकड़ों के लिए अदृश्य हो गए। और जब आप कहीं गिने ही नहीं जाते तो आपके लिए योजनाएं कैसे बनेंगी, आपको लाभ कैसे मिलेगा? तो अब 2027 की जनगणना में इन्हें शामिल करने का फैसला इन अदृश्य लोगों को दृश्य बनाने जैसा है। बिल्कुल, उन्हें एक पहचान और हक देने जैसा है। ये सचमुच बहुत बड़ा कदम है। तो हमने भारत की रणनीतिक महत्वाकांक्षा और सामाजिक न्याय की कोशिशों को देखा। अब कुछ ऐसी खबरों पर आते हैं जो देश की धड़कन मतलब उसकी संस्कृति, पर्यावरण और उपलब्धियों को दिखाती हैं। जी। जैसे हैदराबाद में हुआ बायो एशिया 2026 समिट। यहाँ एक शब्द बहुत चर्चा में रहा, टेक बायो। ये सुनने में भारी लगता है, इसे आसान भाषा में कैसे समझें? बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए, पहले क्या होता था, एक डॉक्टर लक्षणों को देखकर बीमारी का अंदाजा लगाता था। अब टेक बायो के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई आपके जेनेटिक कोड को पढ़कर बता सकता है कि आपको भविष्य में कौन सी बीमारी होने का खतरा है। अच्छा। और सिर्फ आपके लिए कौन सी दवा सबसे असरदार होगी। ये टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी का एक मेडिकल मैरिज जैसा है। मतलब टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी का संगम। हाँ, जहां डेटा और एआई मिलकर दवा बनाने के पूरे तरीके को बदल रहे हैं। और हैदराबाद, जिसे भारत की जीनोम वैली भी कहते हैं, वो इस ग्लोबल रेस का एक अहम खिलाड़ी बन रहा है। ये तो कमाल है। मतलब हम बीमारियों का इलाज करने से आगे बढ़कर उन्हें होने से रोकने की तरफ बढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली। और जहाँ एक तरफ इतनी हाईटेक चीजें हो रही हैं, वहीं एक और खूबसूरत पहल हुई है जो प्रकृति के बिल्कुल करीब है, NHAI का मधुमक्खी कॉरिडोर इनिशिएटिव। और ये पहल दिखाती है कि विकास का मतलब सिर्फ कंक्रीट के जंगल बनाना नहीं हो सकता। NHAI अब तक हाईवे के किनारे पेड़ तो लगाता था। हाँ, लगाते तो थे, लेकिन वे अक्सर गैर स्थानीय प्रजाति के होते थे, जिनका स्थानीय पारिस्थितिकी को कोई खास फायदा नहीं होता था। अब सोच बदली है। तो अब क्या लक्ष्य है? और लक्ष्य है कि हाईवे के किनारे ऐसे फूल पौधे लगाए जाएं जो मधुमक्खियों, तितलियों और दूसरे परागकों को आकर्षित करें। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? मतलब हाईवे बनाने वाली एजेंसी के पास क्या इतनी बागवानी की विशेषज्ञता है कि वो एक पूरा इकोसिस्टम बना सके? ये एक वाजिब शंका है।
कहीं ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला पीआर कैंपेन बनकर ना रह जाए। और इसका जवाब इसके क्रियान्वयन में ही मिलेगा, लेकिन इरादा बहुत नेक है। लक्ष्य है कि 2026-27 तक लगाए जाने वाले 40 लाख पेड़ों में से 60% परागकों के लिए अनुकूल हों। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। अगर ये सफल होता है तो हमारे हाईवे सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं, बल्कि जैव विविधता के लिए भी जीवन रेखा बन सकते हैं। ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन इसकी सोच बहुत बड़ी है। और इसी तरह की सोच हमें संस्कृति और खेल में भी दिख रही है। एक तरफ जैसलमेर में भारत का पहला जैन चादर महोत्सव आयोजित हो रहा है, जो धार्मिक पर्यटन को एक नया आयाम देगा। बिल्कुल। तो दूसरी तरफ बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्सवुमन ऑफ द ईयर का खिताब हमारी क्रिकेट स्टार स्मृति मंधाना ने जीता है। जी हाँ, और स्मृति के जीत के साथ साथ अंजलि भागवत को लाइफ टाइम अचीवमेंट, दिव्या देशमुख को इमर्जिंग प्लेयर और प्रीति पाल को पैरा एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना। ये दिखाता है कि भारत में महिला एथलीट अब मुख्य धारा में है और हर पीढ़ी में प्रेरणा का स्रोत बन रही हैं। और अंत में पड़ोस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। बांग्लादेश में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है। तारिक रहमान नए प्रधानमंत्री बने हैं। और ये खबर महत्वपूर्ण क्यों है? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 36 सालों के बाद बांग्लादेश को कोई पुरुष प्रधानमंत्री मिला है। दशकों तक वहां की राजनीति दो शक्तिशाली महिलाओं शेख हसीना और खालिदा जिया के इर्द गिर्द घूमती रही। और तारिक रहमान वो खालिदा जिया के ही बेटे हैं। जी, उन्हीं के बेटे हैं। और उनकी पार्टी की भारी जीत बांग्लादेश की राजनीति में एक नए अध्याय का संकेत है, जिसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा। तो आज हमने देखा कि कैसे G4 की कूटनीति से लेकर DNTs के जनगणना तक और ब्रह्मपुत्र की सुरंग से लेकर मधुमक्खियों के कॉरिडोर तक हर खबर एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। तो दोस्तों, ये थे 20 फरवरी 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस तरीके से। आज का क्वेश्चन है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? हु वॉन बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, QR कोड स्कैन करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।